जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईज फाउंडेशन। आज के प्री सिक्योर करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन में हम लोग इन टॉपिक्स का डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। डेली करंट अफेयर्स के सेशन प्रशांत सर आपके साथ डिटेल में प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से डिस्कस करके आपके साथ शाम को इवनिंग को शेयर कर रहे हैं, और ये प्री सिक्योर का जो सेशन है ये मैं आपके साथ मॉर्निंग शेयर कर रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट जो सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको करना क्या है कि ये मॉर्निंग टू इवनिंग का जो इंटरवल है इसके बीच आपका ये दोनों टॉपिक दोनों सेशन कवर हो जाना चाहिए। सिंसियरली इसको फॉलो करते जाओ अपकमिंग मेंस के लिए, और फिर नेक्स्ट प्रीलिम्स मेंस के लिए अगले साल निश्चिंत रहोगे। सिंसियरली फॉलो करो बस इसे। पहला टॉपिक जो होगा वो हम लोग देखेंगे ऑलिव रिडली टर्टल से रिलेटेड, मतलब टर्टल की एक वैरायटी ऑलिव रिडली टर्टल। एंड वी ऑल हैव हर्ड अबाउट इट कि उड़ीसा के जो बीचेज है ना, उड़ीसा के जो बीचेज, सो उड़ीसा के बीचेज में ये ऑलिव रिडली टर्टल्स अपने मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। तो कई ऐसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे ऑलिव रिडली टर्टल से रिलेटेड। साथ ही साथ हम लोग फिर देखेंगे कि इनका IUCN स्टेटस क्या है, कैसे कंजर्वेशन इनिशिएटिव होते हैं, बाकी कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑलिव रिडली टर्टल से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक फिर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो सबसे पहले बात ये मालूम करना कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, इस सर्वे का पर्पस क्या है, और इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से अभी रिसेंट में क्या फाइंडिंग्स मिली हैं, इनको हम लोग मेंस के आंसर में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली इससे रिलेटेड MCQ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें देखना ही है। देन तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, वी हैव हर्ड अबाउट तालिबान गवर्नमेंट अ नंबर ऑफ टाइम्स। इंडिया के तालिबान गवर्नमेंट, जो तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, उसके साथ इंडिया के क्या रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से प्रशांत सर आपको आपके क्लासेस में पढ़ा चुका है कई बैचों में सर ने, ठीक है, उनको रिवाइज कीजिए अच्छे से। हम आज देखेंगे कि इसको लेकर करंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है। देन 3/35 इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव जो न्यूज में है रिलेटेड टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके फीचर्स क्या हैं, इसे हम लोग हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स में प्रीलिम्स मेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। देन अगेन एक टर्म जो कि न्यूज में मेंशन था, गिनी कॉफिशिएंट और गिनी इंडेक्स। अगेन इकोनॉमिक्स का एक टर्म है जो कि आप प्रशांत सर के साथ क्लासरूम में पढ़ोगे, या कई क्लासेस में कई बैचेज में आपने पहले पढ़ा होगा। आज आपका ये रिवीजन हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए एक नया इनपुट हो जाएगा, नया टर्म सीखने मिलेगा। देन कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का डिस्कशन और आज के कुछ न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो पहले टॉपिक पर आते हैं ऑलिव रिडली टर्टल। आप यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हो, ये ऑलिव रिडली टर्टल है आपका सामने। मिनिस्ट्री क्या कर रही है, हम यहाँ पे मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री की एक बॉडी की क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर FAC क्या, कि मिनिस्ट्री क्या बोल रही है दैट फॉरेस्ट लैंड नॉट फॉर पुरी एयरपोर्ट साइट्स कंसर्न ओवर ऑलिव रिडली टर्टल्स माइग्रेटरी बर्ड्स। मतलब कि मिनिस्ट्री के FAC ने, जो हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए मिनिस्ट्री बनी हुई है, और फिर उनके अंदर जो FAC आता है, FAC मतलब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, अभी हम देखेंगे इन सब के डिटेल्स देखेंगे। तो ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ये बोल रही है कि पुरी में एयरपोर्ट बनाने के लिए जिस लैंड की बात हो रही है, उस लैंड के एक्विजिशन को लेकर ना कई जगह फॉरेस्ट क्लियरिंग की नीड पड़ेगी, या फिर इस लैंड में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाएंगे विच वुड हार्म द ऑलिव रिडली टर्टल्स एज वेल एज माइग्रेटरी बर्ड्स। एंड दैट्स वाई इस इशू को FAC ने किसको रेफर कर दिया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। तो यहाँ से ना हमको क्या क्या देखना है, पहले ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में, देन FAC के बारे में, देन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में, इन तीनों के बारे में सीखेंगे। सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, दिस स्पीसीज रैंक्स अमंग द स्मॉलेस्ट येट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड एबंडेंट सी टर्टल ग्लोबली। एकदम करेक्ट है कि ये ना स्मॉलेस्ट में से एक है, एक्चुअली में ये सेकेंड मोस्ट स्मॉलेस्ट है। फर्स्ट मोस्ट स्मॉलेस्ट टर्टल कहाँ है, किस रीजन में मिलता है फर्स्ट मोस्ट स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ टर्टल, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। सेकंड मोस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, हमारा ऑलिव रिडली टर्टल हो गया सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा नंबर में मिलते हैं, ये एक बार में ना मास नेस्टिंग करते हैं। देन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑलिव रिडलीज हैव 2 नेस्टिंग स्ट्रेटजीज, सॉलिटरी मतलब सॉलिटरी सॉलिट्यूड में जाकर अकेले नेस्टिंग करना, एंड अरीबादा, ये टर्म याद रखो प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरीबादा मेंस में भी यूज कर सकते हो। अरीबादा मतलब होता है मास नेस्टिंग। इनके मास नेस्टिंग को
अरीबादा कहा जाता है। मतलब एक बीच पर एक साथ हंड्रेड्स के नंबर में, कभी कभी थाउजेंड्स के नंबर में ऑलिव रिडली टर्टल्स इकट्ठे होते हैं एंड देन दे ले एग्स। इसको अरीबादा बुलाते हैं, मास नेस्टिंग फैसिलिटी। सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड, ऑलिव रिडली आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेनली इन द ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशन। सही है, पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशन जो है ट्रॉपिकल पार्ट, जहाँ पे लगभग वार्म वाटर मिलते हैं, इन वार्म वाटर रीजन में ऑलिव रिडली टर्टल्स अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर नाउ। हम इनके इन बिहेवियर्स को, इनके इन फीचर्स को देख लेते हैं एक बार फिर से। तो वार्म वाटर में मिलेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशन। डाइट की बात करें गाइस तो ओमनीवोरस होता है, याद रखिएगा, है ना। ये पूरी तरह से हर्बीवोरस भी नहीं है, पूरी तरह से कार्निवोरस भी नहीं है, थ्रेट नहीं है ह्यूमन को, पर ओमनीवोरस है। छोटे जेली फिशेस को खाना, स्मॉल फिशेस को, कभी कभी क्रैब्स को, प्रॉन को, स्नेल्स को खाने का काम ऑलिव रिडली टर्टल्स करते हैं। सॉलिटरी नेस्टिंग, मतलब जो एक प्रेवलेंट मेथड है सॉलिटरी नेस्टिंग, बट सिंक्रोनाइज्ड मास नेस्टिंग होता है, अरीबाडाज कहलाते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मास नेस्टिंग। एक साथ ये लोग रहते हैं एक जगह पर, एक साथ एग्स लेइंग का काम करते हैं, ये आपका मास नेस्टिंग हो गया। प्रोटेक्शन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में कवर है एंड IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी आती है IUCN के रेड लिस्ट में। एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। बट साइट्स इसको अपेंडिक्स 1 में कवर करता है। मतलब यहाँ पर भी मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है एंड IUCN में भी वल्नरेबल है। सिंस नंबर ज़्यादा है दैट्स वाई वल्नरेबल कैटेगरी में है, पर थ्रेटन्ड तो है ही ना। ओके, बाकी हम थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर ऑलिव रिडली टर्टल से कलेक्ट करें तो पहले स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखो, उड़ीसा के कुछ फेमस पॉइंट्स हैं जैसे रूसीकुलिया बीच, गहीर माथा बीच। अब ये गहीर माथा रीजन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज गहीर माथा इज एक्चुअली अ मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उड़ीसा, द ओनली मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उड़ीसा। और ये ना वर्ल्ड के लार्जेस्ट नोन नेस्टिंग बीच में से जाना जाता है फॉर ऑलिव रिडली सी टर्टल्स। इसके साथ साथ अंडमान आइलैंड्स में भी मिलते हैं, मोस्टली आपको उड़ीसा में मिलेंगे, बट उड़ीसा के साथ साथ अंडमान आइलैंड्स में भी। थ्रेट इनको क्या होता है तो वही नॉर्मल थ्रेट है, मरीन पॉल्यूशन की वजह से, प्लास्टिक इंजेक्शन, कई बार इनके बॉडी में प्लास्टिक चले जाता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से, राइजिंग टेम्परेचर और सी लेवल राइज होने की वजह से इनका जो नेस्टिंग ग्राउंड है वो नेस्टिंग ग्राउंड कई बार फ्लडेड हो जाता है तो नेस्टिंग अच्छे से नहीं हो पाता है। कोस्टल रीजन में डेवलपमेंट की वजह से इनके नेस्टिंग ग्राउंड्स को डिस्टर्बेंस होता है। जैसे अभी जो न्यूज़पेपर में हमने बात पढ़ा था वो यही था ना कि एयरपोर्ट की वजह से डेवलपमेंट होगा। अब एक तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा पर उसका नुकसान इनके नेस्टिंग ग्राउंड को होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस दे आर फेसिंग द थ्रेट। बाकी जो इंस्टीट्यूशंस मेंशन थे उस न्यूज में वो है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, जो कि एक स्टैच्यूरी बॉडी है। मतलब नेचर याद रखना है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का क्या, स्टैच्यूरी बॉडी, लीगल स्टेटस है एज पर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आएगा, जिसका पर्पस है टू एवेलुएट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स विच रिक्वायर फॉरेस्ट लैंड एंड देयर एक्टिविटीज। कि मतलब ऐसे लैंड जिनको कि फॉरेस्ट क्लियरिंग या फिर फॉरेस्ट लैंड की जरूरत है, ऐसे प्रोजेक्ट को उनका एवेलुएशन करना कौन करेगा, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। स्टैच्यूरी बॉडी है, मतलब लीगल नेचर है। दूसरा था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, अगेन किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका ऑब्जेक्टिव है वाइल्ड लाइफ रिसर्च, बायोडाइवर्सिटी, इंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड रिसर्च करना, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करना, अपने रिसर्च को शेयर करना, सो ऑन एंड सो ऑफ थिंग्स, जिससे वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है ना, इससे हमें डाटा क्या मिल रहा है अभी हम देखेंगे कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज कर रहा है। हालांकि एक हेल्प आपको मिल रहा है यहाँ पे इस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे ना पहले इस न्यूज़ को देखो, इस न्यूज़ को देखने से ही ना कई चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये जो फूड प्लेट है ना, इस फूड प्लेट पर ध्यान दो, दिस इज ए हेल्दी फूड प्लेट। तुम्हें से कई को अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें मैगी, जो लोग जिन लोगों को खाने की आदत थी शॉर्टकट अपनाने की, मैगी से दूर रहिए, हेल्दी फूड खाइए। अब यहाँ पर आ जाइए, ये जो डाटा आपके पास है ना, राइट, ये जो बार चार्ट है, देखिए क्या है कि 2011-12, 2023 एंड 2024 में यहाँ पे रूरल जो कि ब्लू है एंड अर्बन जो कि ये केसरिया भगवा कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो रूरल रीजन एंड अर्बन रीजन, इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इनका डेली कैलोरी इंटेक कुछ इस तरह से मिला है। मतलब ओवरऑल बात करें तो अर्बन रीजन का डेली कैलोरी इंटेक रूरल रीजन से ज़्यादा है ओवरऑल बात करें, पर फिर भी अर्बन रीजन के लोगों ने कंट्रोल किया है पहले से, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये सर्वे क्या कर रहा है, इंडियाज टॉप 5% कट डाउन ऑन कैलोरीज इन 2023,
गैप विथ बॉटम 5% नैरोज। साथ ही साथ अर्बन एरियाज में भी बोल रहा है द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियंस इन अर्बन एरियाज कट डाउन देयर डेली कैलोरी इंटेक बाय 11.1% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ये सब मैंने आपके लिए आगे नोट्स में भी मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हो, अपने आंसर्स के लिए यूज कर सकते हो। समझना ये है कि इंडिया का जो टॉप 5% मतलब जो टॉप 5% रिच पॉपुलेशन है, उन्होंने अपने कैलोरी इंटेक को क्या किया है, डिक्रीज किया है, टॉप 5% रिचेस्ट पॉपुलेशन। लेकिन जो बॉटम 5% है मतलब पुअर पॉपुलेशन है, इन्होंने अपने कैलोरी इंटेक को इंक्रीज किया है। तो इससे जो नैरोनेस है ना वो कम होती चली गई है, मतलब जो गैप है ना वो कम होते चला गया है, नैरोनेस बढ़ रहा है। टॉप 5 पॉपुलेशन कम कर रहा है, बॉटम 5 पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, तो कैलोरी इंटेक के बीच का डिफरेंस कम हो रहा है। चलिए इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स देखते हैं, फिर बाकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द गैप इन डेली पर कैपिटा कैलोरी इंटेक बिटवीन इंडियाज टॉप 5% एंड बॉटम 5% ऑफ द कंज्यूमर्स डिक्रीज्ड इन 2023 एंड 24। करेक्ट है जी। Indians in urban areas reduced their daily consumption of fat in 23-24 to 69.8 gram, while those in rural areas increased it to 60.4 grams. अब ये कंसर्निंग बात है लेकिन सही है कि जो अर्बन रीजन में रहने वाले लोग हैं वो एक्चुअली में अपना डेली फैट कंजम्पशन डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज, ये देखो, मतलब अर्बन रीजन में रहने वाले लोग इन्होंने अपने डाइट को लेकर ज़्यादा कॉन्शियसनेस दिखाया और फैट कंटेंट जो है कंजम्पशन का, फूड कंजम्पशन का, उसको लो किया। लेकिन रूरल रीजन में रहने वाले लोगों ने फैट कंटेंट अपने फूड में एक्चुअली में इंक्रीज किया है। तो वैसे रूरल रीजन में लोग मेहनत भी ज़्यादा करते हैं तो एडजस्ट हो जाता है, बट स्टिल दिस शुड बी अ कंसर्न। आप इसके मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट, HCES मतलब हम इस सर्वे की बात करें, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, is conducted by NSO, National Statistics Office, since 1951 as part of its national sample survey under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Again correct, all three are correct. डिटेल्स देखते हैं। तो डिटेल्स क्या है, पहला हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की बात करें तो NSO इसको कंडक्ट करवाता है, राइट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसका एक मेन पर्पस तो पहले होता है फॉर कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, साथ ही साथ जीडीपी के कैलकुलेशन और बाकी चीज़ों में हेल्प करना, पर एक और पर्पस है सोशल वेल बीइंग को चेक करना। और आज जो हम कैलोरी इंटेक की बात कर रहे हैं या फैट इंटेक की बात कर रहे हैं वो सोशल वेल बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आज की इस रिपोर्ट पर आ जाएं, मतलब इस रिपोर्ट पर आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि डिफरेंस इन डेली पर कैपिटा इंटेक बिटवीन इंडियाज टॉप 5 एंड इंडियाज बॉटम 5 इज नैरोइंग। ये हमने देखा था ना कि टॉप 5 वाले कम कर रहे हैं कैलोरी इंटेक, बॉटम 5 वाले बढ़ा रहे हैं, तो ये डिफरेंस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या, द बॉटम 5 दे हैव एक्चुअली सोन इंक्रीज इन देयर कैलोरी इंटेक, जबकि जो हमारा टॉप 5 है वो डिक्रीज कर रहा है। इंडियंस इन अर्बन एरियाज रिड्यूस देयर डेली कंजम्पशन ऑफ फैट वाइल इंडियंस इन रूरल एरियाज दे हैव इंक्रीज्ड इट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ना आप ऐसे याद रखिएगा जब सपोज आप हेल्थ से रिलेटेड कोई मेंस का क्वेश्चन कर रहे हो। प्रीलिम्स में तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, मेनली ये 3 फैक्ट। एक तो ये कैलोरी इंटेक ऑफ द टॉप 5% इंडियंस इन अर्बन हैज़ बीन फॉलन बाय 11.1%। आपको ऐसे यूज़ करना है, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हो दैट द फूडिंग हैबिट विच इज पॉपुलर अमंग द अर्बन पॉपुलेशन। So as per this survey, we have observed that the people are being more conscious as compared to the people who are living in the rural area. ये आपके मेंस के आंसर का वैल्यू एडिशन हो जाएगा। आप इस सर्वे का एग्जाम्पल दे सकते हो। बुझी पाइसन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान में 2021 में जिस तरह से अशरफ घानी जी की सरकार को, जो प्रेसिडेंट अशरफ घानी जिनके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन थे, हमने काफ़ी हेल्प भी किया उनको, पर तालिबान उसको हटाता है और वहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश कर देता है, जहाँ पे विमेन से रिलेटेड कई रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने इम्पोज किए, जो कि एक डेवलपिंग सोसाइटी का पार्ट नहीं माना जाता है। भले वो कपड़े पहनते हों, वेस्टर्न स्टाइल का सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करते हों, इंटरनेट यूज़ करते हों, लेकिन कपड़े वेस्टर्न पहन लेने से, हालांकि उनके कपड़े पहनने का तरीका भी वेस्टर्न वैसा नहीं है, पर अगर पहन भी लें, 3-piece सूट पहन ले, सैटेलाइट फ़ोन यूज कर ले, इंग्लिश यूज कर ले, पर वो मॉडर्न नहीं कहलाएंगे। मॉडर्न और वेस्टर्न का डिफरेंसेस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में समझाया है तुमको ना। गांधी जी मॉडर्न थे, सरोजनी नायडू मॉडर्न थी, स्वामी विवेकानंद मॉडर्न थे, भले उनके कपड़े आपको मॉडर्न लगे चाहे नहीं लगे, थॉट मॉडर्न्स थे। ठीक है, तो अगले बार किसी को कुर्ता या साड़ी या चादर मेखेला पहने देखो, धोती पहने देखो, उसके कपड़े देखकर उसको मत जज करना कि वो मॉडर्न है कि नहीं,
वो फॉर्मल है, पूरी तरह से फॉर्मल है। वेस्टर्न पहनने से वो फॉर्मल नहीं हो जाता है, ये सारी सोच बदलो। द हिंदू क्या बोल रहा है, रसिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज तालिबान रूल इन अफगानिस्तान। अब ये सिंपल सा स्टेटमेंट एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो बन गया, पर ये इंटरनेशनल लेवल पर ना जियो पॉलिटिक्स को बहुत हद तक इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि रसिया कोई छोटा सा देश नहीं है, एक पावरफुल नेशन है, इंडिया के साथ रिलेशन भी अच्छे हैं, ऑफिशियली तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहा है रसिया, तो आगे ऐसे चांसेस है कि इंडियन गवर्नमेंट या बाकी नेशंस भी तालिबान की गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, रसिया हैज बिकम द फर्स्ट नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट, करेक्ट है जी। Second, New Delhi has shut its Kabul embassy in 2021 after the Taliban took over from the government of then President Ashraf Ghani. न्यू दिल्ली ने अपने एम्बेसी को 2021 में बंद कर दिया जब तालिबान अशरफ घानी की गवर्नमेंट को हटाकर एक्चुअली में अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर इस्टेब्लिश कर देता है। न्यू दिल्ली ने अपने एम्बेसी को बंद कर दिया था 2021 में, ये एकदम सही बात है, लेकिन वापस में फिर खोल भी दिया था, राइट। सो न्यू दिल्ली हैड shut its Kabul embassy in 2021 after Taliban took over from the government of then President Ashraf Ghani, लेकिन अगले साल ही 2022 में वापस से न्यू दिल्ली अपने एम्बेसी ओपन कर देता है। वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है और अर्थक्वेक के बाद हेल्प भी हम पहुँचाते हैं। सो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट इन दिस सेंस। 2022 में रीओपन हो गया, ये भी याद रखिएगा। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ए नहीं दोनों करेक्ट है ना, ये मैंने तुमको भी समझाया, ये गलती से टाइप हो गया है, इसे मैं पीडीएफ में चेंज कर दूंगा, सी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तालिबान की गवर्नमेंट को रसिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। अगर हम रसिया के साथ रिलेशनशिप की बात करें, वैसे तो ये आपके आईआर की क्लासेस में आपने प्रशांत सर से पढ़ा होगा, आप उनसे फिर से भी बात कर लीजिएगा, वो आपको और पढ़ा देंगे, आपका मन होगा तो, है ना। पढ़ाने के लिए आपके पास हम लोग हमेशा अवेलेबल है, आपको जितना सीखना है आइए और सीखिए। 1979 में पहली बार सोवियत यूनियन एक्चुअली क्या करता है ना, यहाँ पे इन्वेड करता है टू एस्टेब्लिश अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। बड़ी खिचड़ी जैसे हालात हैं अफगानिस्तान के, कभी कम्युनिज्म के प्रमोशन को लेकर भी अफगानिस्तान डिस्टर्ब हुआ, उससे पहले भी बढ़िया रहता था। ये सारी चीज़ें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। 1992 में एक अटैक होता है मॉस्को पर रसिया में, और उस अटैक के बाद मॉस्को पूरी तरह से अपने डिप्लोमेटिक मिशन खत्म कर देता है। इवन 2023 में रसिया एक्चुअली में टेररिस्ट मूवमेंट डिक्लेयर कर देता है 2003 में रसिया कि ये जो तालिबान है वो एक टेररिस्ट मूवमेंट है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बट जुलाई 2024 में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब क्या बोलते हैं कि तालिबान इज अलाई इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है कि पल भर में ऐसे बदलते हैं रिश्ते टाइप चल रहा है कि पहले आप इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हो, बट 20 साल के बाद खुद प्रेसिडेंट बोलते हैं कि नहीं, वो तो टेररिज्म के अगेंस्ट में जो फाइट हो रही है उसमें हमारा हेल्पफुल है। खैर वर्ल्ड लीडर्स हैं, इनकी डिप्लोमेसी है अपनी। इंडिया के साथ रिलेशन की बात करें तो इंडिया ने अपना एम्बेसी 2021 के बाद, जब अशरफ घानी साहब की गवर्नमेंट को इन्होंने हटाया था, तो हमने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी। बट 2024 में अगेन हमने अपनी एम्बेसी रीओपन कर ली। हालांकि फॉर्मली हमने अभी तक तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, नॉट येट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज। एम्बेसी ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि कई और नेशंस हैं, जैसे चाइना है, बाकी कई नेशंस हैं, उन्होंने भी अपनी एम्बेसी वहाँ ओपन रखी है, लेकिन फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हारे साथ बमयान बुद्धा का शेयर करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे ये जो बुद्धा की स्टैचू देख रहे हो, ये बुद्धा की स्टैचू थी जिनको तालिबान की गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय करवा दिया। समझ में नहीं आता उनको, यार आर्ट की वैल्यू नहीं है उनको। ये दो स्टैचू है, एक 55 मीटर की और एक उससे थोड़ी छोटी 38 मीटर की। 6th सेंचुरी सी की मानी जाती है। अब 6th सेंचुरी सी में एग्जैक्टली किस रूलर ने बनवाया था, इसको लेकर कई कन्फ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि हुनाज जो ट्राइब थे उनके टाइम में बना, कुछ लोग बोलते हैं कि कुसान रूलर्स के टाइम में बना, कुछ लोग बोलते हैं कि गुप्त रूलर्स के टाइम में बना। मतलब यहीं कहीं आसपास में बना होगा, क्योंकि ये 3 लोग इस टाइम में रूल कर रहे होते थे। काबुल के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है ये बमियान रीजन, जो कि पहले चाइना का वो जो सिल्क रूट था ना, पॉपुलर चाइना वाला सिल्क रूट, उसके रास्ते में पड़ता था। चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम जुआन जांग या हुएन सांग, इसने इस साइट को विजिट किया था। और तुम मुझे अब ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि हुआन सांग जब इंडिया आया था तो किस रूलर के रेन में आता है, कौन से राजा के रेन में उसने विजिट किया था इंडिया, वेन सांग ने या हुआन जांग ने? वो यहाँ विजिट किया था, याद रखिएगा बमियान बुद्धा को। बुद्धा के इस स्टैचू के स्टाइल की बात करें तो यह गांधार स्टाइल में बना है, या जिसको ग्रीको बुद्धिस्ट स्टाइल बोलते हैं। मतलब ग्रीक स्टाइल और इंडियन स्टाइल को मैच किया गया, जहाँ पे बुद्ध के जो बॉडी फिगर्स हैं, जैसे आप देख सकते हो इस स्टैचू को कि बॉडी फिगर्स ना काफ़ी आपको वाइड, काफ़ी बड़े सोल्जर्स, वाइड सोल्जर्स बनाए गए हैं। बॉडी फिगर्स को काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा इम्फेसाइज कर कर वाइड शोल्डर से, मसल से इस तरह से दिखाया जाता है, क्लोथ पर डेपरी दिखाई जाती है। आप स्मार्ट आइज़ के यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो वहाँ पे प्री कॉन्कर नाम का एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने आपके लिए NCERT की जो क्लास 11 है ना, NCERT क्लास 11 की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है उसको भी कवर कर रखा है। वहाँ पर भी गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट एंड अमरावती आर्ट एक्सप्लेंड है, वहाँ से भी देख सकते हो। 2 स्टैचू है, जो सबसे बड़ी वाली स्टैचू है वो एक्चुअली में कहा जाता है कि ये मेल बुद्ध की स्टैचू है, एंड फीमेल वाली जो है वो एक फीमेल फिगर शाह मामा को रेफर कर रहा है, छोटा वाला, ऐसा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/35 इनिशिएटिव। 3/35 इनिशिएटिव 3/35 इनिशिएटिव जो है ये किससे रिलेटेड है? तो 3/35 इनिशिएटिव WHO का एक इनिशिएटिव है टू रिड्यूस और टू टारगेट टोबैको, अल्कोहल एंड शुगरी ड्रिंक्स। मतलब ठंडा, मतलब कोका पीने वाले लोगों को भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस इनिशिएटिव को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया। और हर फिगर को धुएं में उड़ाने वाले लोग छोड़ दो, उसको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अल्कोहल प्रोडक्ट्स या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स, इवन शुगरी ड्रिंक्स भी। आप गन्ने का जूस पीजिए, ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा हेल्थ के लिए। सो पहला स्टेटमेंट 3/35 के लिए, द इनिशिएटिव कॉल्स ऑन कंट्रीज टू रेज रियल प्राइसेस ऑफ टोबैको, अल्कोहल एंड शुगरी ड्रिंक्स बाय एटलीस्ट 50% बाय 2035। करेक्ट है जी, कि टोबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल एंड शुगरी ड्रिंक्स, इनका रियल प्राइस एटलीस्ट 50% तक बढ़ा दो। कब तक? 2035 तक। 3/35, ठीक है। किस तरह से? हेल्थ टैक्सेस इंपोज करके। पहला करेक्ट है जी। दूसरा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज टीबी एंड मलेरिया। अब टोबैको से टीबी एंड मलेरिया थोड़ी हो रहा है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहीं से समझ में आ गया। द इनिशिएटिव एम्स टू जनरेट $1 ट्रिलियन इन पब्लिक रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट डिकेड, फंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। सही है कि ये WHO का इनिशिएटिव बोल रहा है कि आप जब इस पर प्राइस बढ़ाओगे ना, तो एक्चुअली में आपके पास फंड भी इकट्ठा होगा। ओवरऑल $1 ट्रिलियन का फंड इकट्ठा होगा, जिससे कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को और बेहतर बना पाएंगे। सो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड रॉन्ग था, यहाँ पर टीबी मलेरिया की बात नहीं हो रही है, और कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात होगी। 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट। सो 3/35 इनिशिएटिव, इट इज़ लॉन्च्ड बाय WHO, इट इज़ लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है कि भैया आप टोबैको, अल्कोहल एंड शुगरी प्रोडक्ट पर एटलीस्ट 50% तक प्राइस बढ़ाइए। कब तक? 2035 तक कर लीजिए। जैसे कि जो पब्लिक हेल्थ गोल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का है ना, जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सारी चीज़ें जो इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से होती है वो कम हो जाए अराउंड 75% तक, ग्लोबल डेथ का जो कारण है। इम्पैक्ट प्रोजेक्शन है, WHO बोलता है कि अगर 50% प्राइस राइज किया जाए तो 50 मिलियन प्री मैच्योर डेथ को कम किया जा सकता है नेक्स्ट 50 ईयर्स में। मतलब टारगेट बहुत अच्छा है, ये काफ़ी बढ़िया है। 3/35 इनिशिएटिव, मेंस के लिए भी लिख लो इसको। इसका और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट और है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, वो जो $1 ट्रिलियन की हम बात करें उतना रेवेन्यू मोबिलाइजेशन होगा। एंड ग्लोबल टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक अलायंस डेवलप किया जाएगा डिफरेंट एक्सपर्ट्स का, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का, जो इस चीज़ में डिफरेंट स्टेट्स को हेल्प करेंगे। यहाँ WHO से रिलेटेड कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन कि WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। फाउंडेशन होता है 1948 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। अभी WHO के जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो मुझे ज़रा ढूंढ कर बताना। नेक्स्ट है गिनी कॉफिशिएंट और इंडेक्स। ये टर्म इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। हम इसके रिसेंट और गिनी कॉफिशिएंट और इंडेक्स को समझेंगे, रिसेंट रेलेवेंस क्या था वो। पहला क्या बोला जा रहा है, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल सोसाइटी। अब ये तो बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए भाई, कि इंडिया जो है वर्ल्ड के मोस्ट इक्वल सोसाइटी में से एक है। 5 जुलाई की ये रिपोर्ट आ रही है। इंडिया को 4th ग्लोबली इनकम इक्वल नेशंस के रूप में बताया गया है विथ गिनी स्कोर ऑफ 25.5। बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि देखो भाई, इंडिया में जो पॉवर्टी है वो 2.3% डिक्रीज हो गई है पिछले साल से। 170 मिलियन इंडियंस पॉवर्टी से बाहर हो चुके हैं। सो ये सारी चीज़ें ना बड़ी कमेंडेबल चीज़ है। ये सब आपके इकोनॉमिक्स के आंसर लिखने में आपको मेंस में हेल्प करने वाला है, ये वाला फैक्ट है ना। लिख ही लो अपने कॉपी में, जिनको मेंस इस बार देना है या अगले बार देना है, दोनों के लिए। सो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, गिनी कॉफिशिएंट और इंडेक्स इज प्राइमरी यूज टू मेजर इन्फ्लेशन रेट्स इन इकोनॉमी। नहीं, इनकम इनक्वालिटी विद इन अ पॉपुलेशन। हाँ जी करेक्ट, बी हमारा आंसर हो गया।
आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया को जब हम कंपेयर करते हैं तो छोटे छोटे नेशंस नहीं, यूके, चाइना, यूएसए से भी बढ़िया है, क्योंकि गिनी कोफिशिएंट है 25.5 और जितना आपका कोफिशिएंट कम है ना उतनी ज़्यादा इक्वेलिटी है, ये याद रखिएगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, लोअर द स्कोर मीन्स मोर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा इन लोगों से कम है ना स्कोर गिनी कोफिशिएंट में, मतलब हम लोग ज़्यादा इक्वल हैं। ओके, यहाँ पे स्कोर कम रखना एक्चुअली में बढ़िया है। चलिए अब हम गिनी कोफिशिएंट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो गिनी कोफिशिएंट एक्चुअली डिटरमाइन क्या करता है कि नेशन का जो लेवल ऑफ इनकम है, कि किस तरह से वो लेवल ऑफ इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। इसको एक इटालियन स्टैटिस्टियंस कोराडो गिनी ने 1912 में डेवलप किया था, इसलिए नाम पड़ गया गिनी इंडेक्स और गिनी कोफिशिएंट। ये 0 से लेकर 1 तक या 0% से लेकर 100% तक वेरी करता है। तो अगर 0 है इसका मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है और 1 है मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो अभी इंडिया का स्कोर कितना है? अभी इंडिया का स्कोर है 25.5। तो ये 25.5 0 से लेके जो 100 है उसके बीच में क्लोज पर रहा है ना, कम में, मतलब हमने बढ़िया परफॉर्म किया है। क्योंकि पहले हमारा स्कोर 2011 में 28.8 होता था, अब वो 25.5 आ गया है। सो दिस इज कमेंडेबल। अब हम 4th नेशन आ चुके हैं इक्वालिटी के मामले में, इकोनॉमिक इक्वालिटी के मामले में। किससे पीछे हैं अभी? बस स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकम इनइक्वालिटी के लिए और भी काउंट किया जाना चाहिए, बट अब अगर अचीवमेंट किसी एक फील्ड में मिला है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए ना। दकियानुसी नहीं बनना चाहिए, दूसरों से जलने वाला नहीं कि हम सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे। हम इसको सेलिब्रेट करेंगे और बाकी जहाँ चीज़ों में सही करने की जरूरत है उसको भी सही करेंगे। इवन हम चाइना से भी इनकम इनइक्वालिटी में आगे निकल चुके हैं, G7 और G20 नेशन से भी। सो दिस इज कमेंडेबल। अब ये कल के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में गांधी जी और बाकी एफर्ट्स को रिलेटेड। महात्मा गांधी, एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। कल हमने आपको गिरमिटिया सिस्टम समझाया था। गिरमिटिया सिस्टम, इंडेंचर्ड लेबर, बेचारे जो बिहार उत्तर प्रदेश से जाते थे कैरेबियन नेशंस में काम करने, गुजरात वाले भी जाते थे, बिहार उत्तर प्रदेश वाले भी जाते थे, इनको गिरमिटिया बुलाते थे बिहार उत्तर प्रदेश वालों को। तो गांधी जी इंस्ट्रूमेंटल थे इंडेंचर्ड लेबर को खत्म करवाने में। हाँ जी, 1917 में चेम्सफोर्ड ने खत्म किया, गांधी जी ने बड़ा एफर्ट डाला था। गांधी जी के साथ साथ मालवीय जी ने भी डाला था, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी डाला था, वो कल बताया मैंने तुम्हें। सेकंड, इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वार कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। गलत। महात्मा गांधी एक्चुअली महात्मा गांधी ने इस उम्मीद के साथ सपोर्ट किया था कि इंडियंस को वर्ल्ड वॉर वन में जो रिक्रूटमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, सो दैट अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो कल को ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद हमारे साथ बेहतर बर्ताव करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे माथे पे और पत्थर दे मारा, जालियांवाला बाग का नरसंहार किया। तो गांधी जी ने बोला कि ये तो गलत किया तुमने। तो फिर उसके बाद हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी देखते हैं। सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड क्या है? कॉन्सिक्वेंट टू द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ बाय द इंडियन पीपल, आईएनसी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। हाँ जी, आईएनसी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। 1 and 3 आर द करेक्ट आंसर। आईएनसी इलीगल डिक्लेयर थी, इसलिए तो जो फर्स्ट आरटीसी होता है, फर्स्ट आरटीसी में एक्चुअली में आईएनसी पार्टिसिपेट नहीं करती है। सेकंड आरटीसी होने से पहले गांधी जी को दिल्ली बुलाया जाता है और वहाँ पे क्या साइन होता है? दिल्ली पैक्ट। गांधी एंड कौन सा वाइस रॉय था? बताओ कमेंट करके मुझे आंसर में। दिल्ली पैक्ट में क्या हुआ था? जिन जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है मेरे से आंसर करके बताइए। मतलब जिन जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, कहीं और भी आपने पढ़ा, आप भी बताइए, है ना। बस आपका रिवीजन हो, ये हमारा पर्पस है, इसलिए मैं कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था गल्फ ऑफ पेरिया से रिलेटेड, गल्फ ऑफ पोरिया के लोकेशन से रिलेटेड। तो ये मैप मैंने यहाँ अटैच कर दिया, आप तुम खुद ही आंसर बता सकते हो। ये गल्फ ऑफ पेरिया है, यहाँ पर है त्रिनिदाद, प्रधानमंत्री अभी यहाँ दौरे पर थे, यहाँ है वेनेजुएला। तो गल्फ ऑफ पेरिया किसके बीच हो गया? त्रिनिदाद एंड वेनेजुएला, एक छोटा सा आइलैंड, एक सेलो वाटर बॉडी। ठीक है जी। आप बाकी लोकेशंस भी देखिए कि किस तरह से अटलांटिक ओशन है, कैरेबियन सी है, त्रिनिदाद का लोकेशन अटलांटिक ओशन कैरेबियन सी के पर्सपेक्टिव में कहाँ पड़ता है, वेनेजुएला कैसे है। तो वर्ल्ड मैप पर ना ध्यान देना है, जब भी टाइम मिले ना, तो जो भी कोई प्लेस न्यूज़ में मिले उससे रिलेटेड वर्ल्ड मैप खोल लो, देखो आपका प्रीलिम्स कितना आसान हो जाएगा। एंड प्रैक्टिस भी करो मैप बनाने का मेंस के लिए। ये क्वेश्चन है आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है नमो ड्रोन दीदी पर रिलेटेड। बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन के कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट करवाया है, नमो ड्रोन दीदी। मतलब यहाँ ड्रोन का यूज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं विमेन को इंक्लूड किया जाएगा। सो पढ़िए और फिर आंसर कीजिए, कल मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा, अटेम्प्ट करो। दूसरा है कैरी कॉम्पर, कैरिबियन कम्युनिटी, एक थोड़ा हिंट भी यहाँ पर है, कितना सही कितना गलत पढ़ के बताइएगा, मेहनत करो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर स्टूडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर दे, ये मेहनत मुझे चाहिए, डे बाय डे इंक्रीज चाहिए, इसमें मेरे को कोई कमी बर्दाश्त नहीं है।
मेहनत करते जाइए, देखिए फल कैसे नहीं मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस मेहनत करना चाहिए। कभी कभी वक्त लगता है, पर वक्त लगता है तो हमारे पास दो ही उपाय है कि या तो मेहनत करें या फिर छोड़ दें। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है, चाहे जितनी मुश्किलें हैं। ओके, सो कीप स्टडिंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।